आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम यंग का द्विस्लिट प्रयोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और आज हम बात कर रहे हैं व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। ये टॉपिक आप 11th क्लास के लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, पर वहाँ वो ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण था, ये प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, लेकिन दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। मतलब मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है वो दोनों का सेम है, बस वहाँ पर हमने ध्वनि तरंगे लिखी थी और यहाँ हम प्रकाश तरंगे लिखेंगे, इतना ही फर्क है। देखिएगा, माना किसी माध्यम अथवा निर्वात में समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें संचरित हो रही हैं, इसके आयाम लगभग बराबर हैं। इन तरंगों के समीकरण निम्न हैं। देखो, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये दो समीकरण है जहाँ फाई क्या है, कलांतर है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, a1 पहली वाली तरंग का आयाम है, y1 पहली वाली तरंग का विस्थापन समीकरण है, विस्थापन है। इसी प्रकार a2 द्वितीय तरंग का आयाम है और फाई दोनों तरंगों के बीच का कलांतर है। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जब y1 y2 विस्थापन की दो तरंगें एक दूसरे से मिलती हैं तो जो परिणामी विस्थापन होता है वो दोनों तरंगों के विस्थापन के योग के बराबर होता है, अर्थात y बराबर y1 प्लस y2 या y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब अगर आप मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूला जाएंगे जो आपको याद होंगे मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को। जो बायो वाले हैं वो पहले इस फॉर्मूले को रटें, उसके बाद आगे बढ़ें। फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी, मतलब साइन तो ए के साथ और बी के साथ कोस, फिर माइनस का चिन्ह जो बीच में था ये माइनस का चिन्ह, फिर कर दिया उल्टा, कोस यहाँ साइन ए था तो अब कोस ए कर दो, कोस बी था तो साइन बी। मतलब की बात ये है कि साइन और कोस दोनों को इंटरचेंज कर दो, मतलब इस कोस को तो साइन ए के साथ अटैच कर दो, को साइन को हटा के तो कोस ए और साइन बी, कैसे भी याद कर लो, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब हम बात करते हैं कि y बराबर a1 साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी हमने ऐसे कैसे उतार दिया, प्लस का प्लस a2 का a2 लिख दिया। अब ये बनेगा साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जिसको लिखा मैंने साइन ओमेगा टी कोस फाई, तो साइन ओमेगा टी कोस फाई माइनस, क्योंकि दोनों के बीच माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, a2 चूंकि बाहर था तो a2 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब हो जाएगा कोस ओमेगा टी साइन फाई, तो हो गया कोस ओमेगा टी साइन फाई। अब हम देख रहे हैं कि साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी दोनों में है, तो साइन ओमेगा टी क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो y बराबर a1 प्लस a2 कोस फाई, साइन ओमेगा टी बाहर, माइनस a2 साइन फाई और कोस ओमेगा टी बाहर। समीकरण नंबर 3, माना a1 प्लस a2 कोस फाई इज इक्वल टू आर कोस थीटा होता है और a2 साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। क्लियर, ये हमने मान लिया सिंप्लिसिटी के लिए। ऐसा क्यों किया हमने, ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए टॉपिक। मतलब कि जो a1 प्लस a2 कोस फाई जो है कोष्टक के अंदर जो बंध है, इसको तो हमने इस कोस को देखते हुए आर कोस थीटा कर दिया और a2 साइन फाई को हम साइन देखते हुए आर साइन थीटा कर दिया। समीकरण 4 व 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर और समीकरण 3 में रख दें तो y बराबर हो गया आर कोस थीटा। कहाँ से आया भाई, y की जगह तो y, इसकी जगह लिख दिया मैंने आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा, साइन ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी, माइनस की जगह माइनस, इसकी जगह लिख दिया मैंने आर साइन थीटा और कोस ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी। या y बराबर आर बाहर निकाल लिया हमने, चलो ऐसे लिख दिया, आर का आर, थोड़ा सेटलमेंट बैठा है इसका, आर का आर साइन ओमेगा टी पहले कोस थीटा बाद में, माइनस कोस ओमेगा टी पहले और साइन थीटा बाद में। अब इन दोनों में से आर कॉमन ले लिया तो साइन ओमेगा टी कोस थीटा माइनस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। तो जो फॉर्मूला अपन ने ऊपर ये वाला देखा था, याद होगा आपको, ये फॉर्मूला अब यहाँ अप्लाई कर दो, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा ये कि y बराबर आर
ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस थीटा के बराबर। किसके बराबर हो गया ये? आर साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। आप इसको खोल के देखोगे ना उस फॉर्मूले से तो आपको यही लाइन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ आर क्या है? यहाँ आर है परिणामी तरंग का आयाम है। अब जो समीकरण अपन ने ऊपर लिखा था कौन सा, हम इस आर जो आर आया परिणामी तरंग का जो आयाम आया, हम इस परिणामी तरंग के आयाम की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। किस आर का मान क्या होगा, और आर का मान फाइंड आउट करने के लिए हम जो टेक्निक अपना रहे हैं वो टेक्निक देखिए। क्या टेक्निक अपनाएंगे? इस आर का मान निकालना है तो समीकरण 4 और 5 को अगर वर्ग करके जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा और आर की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो समीकरण 4 और 5 को वर्ग करने पर हमें आर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि समीकरण 4 व 5 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो ये हो गया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर का मान अगर हम रख दें तो आर का मान हो जाएगा, सॉरी यहाँ से उठाए तो a1 प्लस a2 कोस फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर। क्लियर? तो इन दोनों को मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, ये स्क्वायर खोल रहा हूँ तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई। कहाँ से आया? आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। इसी प्रकार इसको लिख दिया मैंने a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब देखो अगली स्टेप क्या बनेगी, a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई है, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है, दोनों में a2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ये बनेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और ये देखो अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कोस ऑफ फाई, ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 कोस ऑफ फाई, या आर इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। समीकरण नंबर 8। और समीकरण 8 क्या है? परिणामी तरंग के आयाम का समीकरण है। क्लियर? ये बात यहाँ स्पष्ट होगी, आर की वैल्यू हमें मिल गई। समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग देने पर आर की वैल्यू आ गई। अब उसमें जो थीटा आ रहा था उस थीटा की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो समीकरण 5 में 4 का भाग लगाएंगे तो आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा हो जाएगा, या a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई हो जाएगा। आर से आर कट गया, साइन बटा कोस क्या हो जाता है? टेन थीटा। तो ये हो गया a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई। तो थीटा बराबर हो जाएगा, इस टेन को जब इधर भेजते हैं तो ये हो जाता है टेन इनवर्स। क्या हो जाता है? टेन इनवर्स, और a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई। समीकरण 9 कला कोण को प्रदर्शित करता है। क्लियर? प्रकाश की तीव्रता I का मान तरंग के आयाम a के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात I प्रोपोर्शनल a स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है कि भाई कोई भी जो प्रकाश की जो तरंग है उसकी जो तीव्रता है I, उसका मान उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। क्लियर? किसके होता है? आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। तो I प्रोपोर्शनल a स्क्वायर या I बराबर के ए स्क्वायर। क्लियर? तो प्रथम तरंग के लिए हम क्या लिखेंगे इसको? I1 बराबर के a1 स्क्वायर, क्योंकि प्रथम तरंग का आयाम a1 था। द्वितीय तरंग के लिए I2 बराबर के a2 स्क्वायर। क्लियर? और परिणामी तरंग के लिए I बराबर के आर स्क्वायर, क्योंकि परिणामी तरंग का आयाम हमने क्या माना था? R माना था। ठीक है, के आर स्क्वायर। तो समीकरण ये हमें प्राप्त हो गया 10 नंबर। क्लियर? समीकरण 7 के दोनों तरफ के से गुणा करने पर 7 कौन सी थी? 7 भी देख लो, साथ साथ देखो। ये थी समीकरण 7 कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2 a1 a2 कोस फाई। ये जो समीकरण 7 थी, इसके दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अब के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो वैल्यू हमने समीकरण 10 में निकाली थी ये काम आ जाए और उसकी जगह हम I1 और I2 रख सकें। तो ये हो गया के आर स्क्वायर इज इक्वल टू के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2 के a1 a2 कोस ऑफ फाई।
या फिर के आर स्क्वायर इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर टू। अब देखो क्या किया बेटा मैंने, ये ए वन अकेला था ना, इसको तो मैंने स्क्वायर लगा के अनरूट लगा दिया। ए टू अकेला था, ए टू का स्क्वायर लगा के अनरूट लगा दिया। तो बात वही भाई, ए वन का स्क्वायर का अनरूट वास्तव में ए वन के बराबर होता है और ए टू स्क्वायर का अनरूट वास्तव में ए टू के बराबर होता है। अब यहाँ अनरूट के और यहाँ अनरूट के मिलकर क्या बन जाता है, के बन जाता है। समीकरण 10 का मान रखने पर रखो, ये किसके बराबर था बेटा, आई के। ये किसके बराबर था, आई वन के। ये बराबर था आई टू के, 2 का 2, ये अनरूट का अनरूट, ये आई वन के, ये आई टू के, और ये कोस फाई। ये बन गया समीकरण नंबर 11। समीकरण 11 परिणामी तरंग की तीव्रता का समीकरण है। क्लियर। आगे देखिए, समपोषी व्यतिकरण। आपको मैंने बताया था कि समपोषी जो व्यतिकरण होता है उस समय कलांतर होता है 2n पाई, बताया था, याद होगा आपको। तो वो समपोषी व्यतिकरण के टाइम में चमकीली फ्रिंज बनती है और समपोषी व्यतिकरण के टाइम में कलांतर क्या होता है, 2n पाई होता है। तो ये देखो आप, समपोषी व्यतिकरण, इस स्थिति में कलांतर फाई इज इक्वल टू 2n पाई। यहाँ n का मान होता है 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। अब चूंकि जो हम इसके अंतर्गत एक तो r की वैल्यू निकालना चाहेंगे और एक i की। i का फॉर्मूला तो ये है ही, r का पिछले वाले पेज पर था, r का फॉर्मूला था। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि हमें देखो यहाँ तो कोस फाई दिख रहा है, वहाँ हमें एक जगह टेन थीटा वाले में साइन फाई भी दिखेगा। तो हम साइन फाई और कोस फाई की वैल्यू को निकालना चाहेंगे। क्लियर। तो साइन फाई बराबर हो गया साइन 2n पाई और कोस फाई बराबर हो गया कोस 2n पाई। और साइन 2n पाई की वैल्यू 0 होती है और कोस 2n पाई की वैल्यू 1 होती है। आपके चक्कर पड़ जाएगा कि यार अब ये याद कैसे रहेंगे हमारी ये वैल्यूज। तो थोड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ आपको मैं। आप n का मान 0 रखो तो क्या बन जाएगा, फाई बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है, और ये बनेगा कोस 0, कोस 0 का मान 1 होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। समीकरण 8 से क्या हो जाता है कि r इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर 2a1a2 गुणा 1, क्योंकि वहाँ क्या था बेटा, कोस फाई आ रहा था। पिछले पेज पर आपको ध्यान हो समीकरण 8 में। तो अब ये देखो, जब ये गुणा 1 आ गया, इसका मतलब ये ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर 2a1a2 है वास्तव में, जो ए वन प्लस ए टू के होल स्क्वायर के बराबर होता है। और अनरूट चूंकि चल ही रहा था तो अनरूट से ये स्क्वायर हट जाएगा और r बराबर ए वन प्लस ए टू। मतलब यहाँ जो परिणामी तरंग जो प्राप्त हो रही है उसका जो आयाम है वो दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये आयाम कैसा है, अधिकतम आयाम है समपोषी व्यतिकरण के टाइम। ऐसे समीकरण 11 से i बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस 2i1 टू रूट आई वन रूट आई टू गुणा कोस फाई था, है ना। तो कोस फाई का मान हमने ऊपर 1 निकाला ही था, तो गुणा 1 हो गया। अब इस i1 को लिखा मैंने रूट i1 का स्क्वायर, बात वही है भाई, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, i1 का i1 बच जाएगा। i2 को लिखा रूट i2 का स्क्वायर, फिर 2 का 2, रूट i1 और रूट i2। क्लियर। अब ये देखो, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, है ना, जहाँ ए की जगह तो रूट i1 है और बी की जगह रूट i2 है। तो मैक्सिमम i इज इक्वल टू रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। तो समपोषी व्यतिकरण की पोजीशन में हमें ये क्या प्राप्त होगी, परिणामी तीव्रता। तो देखिएगा आप, अतः समपोषी व्यतिकरण की स्थिति में आयाम तथा तीव्रता क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। अब हम बात करते हैं केस सेकंड विनाशी व्यतिकरण की। तो विनाशी व्यतिकरण में इस स्थिति में कलांतर फाई बराबर होता है 2n प्लस 1 पाई, जहाँ n का मान वापस वो का वो। क्लियर। तो वही साइन फाई कोस फाई की वैल्यू लिखना चाहूँगा मैं। तो साइन फाई की जगह 2n प्लस 1 पाई कोस 2n प्लस 1 पाई। क्लियर। अब इसकी वैल्यू का पता नहीं है ना, तो वही लगाओ, n का मान 0 रखो, तो ये क्या बनेगा, साइन पाई बनेगा। और साइन पाई का मान क्या होता है, बोलो, साइन पाई का मान होता है, अभी बताते हैं। और कोस फाई बराबर हो जाएगा, इसमें थोड़ा गलत लिख रखा था, सही कर दिया है मैंने, कि साइन फाई बराबर ये हो गया। और जब आप n का मान 0 रखोगे इसमें, तो ये बनेगा साइन 1 गुणा पाई, जो साइन पाई के बराबर होता है। तो साइन पाई की वैल्यू तो होती है 0, क्या होती है, साइन पाई बराबर क्या होता है 0। ऐसे ये कोस पाई बराबर होता है -1। क्यों, क्योंकि कोस
एन पाई इज इक्वल टू -1 होता है। आगे चलो, तो r बराबर हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 गुणा -1, क्यों वहाँ कोस फाई आया था तो कोस फाई की जगह हमने -1 रख दिया, तो ये बनेगा r बराबर a1 a2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, या मिनिमम r बराबर हो गया a1 a2, समीकरण नंबर 14। इसी प्रकार हम समीकरण 11 से लिखेंगे, तो यहाँ भी कोस फाई आ रहा था तो ये -1 बन जाएगा, i बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 गुणा -1, ये i बराबर रूट i1 का स्क्वायर और रूट i2 का स्क्वायर और -2 रूट i1 और रूट i2, और इसको लिखा पहले की तरह तो रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर, ये i क्या आ गया मिनिमम। तो विनाशी व्यतिकरण की पोजीशन में आयाम भी मिनिमम है और तीव्रता भी मिनिमम है, अतः विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में आयाम तथा तीव्रता न्यूनतम होती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण को हमने कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।